नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हमारे बीच चर्चा के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर जी, जिनसे आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए अपना चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जो इस समय पूरे भारत में SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या SIR के माध्यम से घुसपैठियों को भारत से डिपोर्ट किया जा सकता है? और इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट जो है 2025 का, तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए उसके प्रावधान सरल भाषा में समझा सकेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, SIR अपने आप में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम अवैध जो घुसपैठ भारत में करके लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या कोई और हो, उनको हम निकाल सकें। SIR बेसिकली जो है एक तरीके से ये पहचान कराता है भारत के नागरिक हैं या नहीं है, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिजीम या रिवीजन। और ये अभी पूरे भारत में चल रहा है, बंगाल में हो गया, असम में हो गया, केरला में हो गया। तो ये अपने आप में कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसा वेपन नहीं है जिसके माध्यम से हम इसको कह सके कि ये अवैध घुसपैठियों को बाहर कर दे। ये केवल वोटिंग लिस्ट से उनको बाहर करने का एक टूल है और जो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरी बात आपने कही, इमिग्रेशन एंड जो फॉरेनर एक्ट 2025 है, ये एक बहुत ही व्यापक सरकार ने प्रावधान बनाया है, एक अच्छा कानून बनाया है। इसके माध्यम से इसका बेसिकली क्या है, इसमें पहचान की जा रही है कि कौन अवैध रूप से, पहले बात तो अवैध रूप से जो भारत में एंट्री कर रहा है, हिंदुस्तान में जो एंट्री बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या किसी बर्मा की तरफ से, रोहिंग्या की तरफ से कोई रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए, वो रोकने के लिए नहीं, वो एंट्री करना है उनका अवैध है। पहले अवैध तो पहले भी था, उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से मतलब उनको कारावास का इसमें प्रावधान दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया है और पहले भी होना चाहिए था ऐसा, पर ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा, उसके अंदर अब एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उसमें ये जुड़ गया है कि जो उनके मददगार हैं, जैसे अगर उसने वोटर कार्ड बना लिया, अपना पैन कार्ड बना लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया या और सरकारी इन कागजों के आधार पर उसने जमीन खरीद ली है, दुकान खरीद ली है, तो वो भी उसकी निरस्त होगी। उसके ऊपर भी उसको कम से कम 7 साल की सजा है और 5 से 10 लाख रुपए का जुर्माना है। साथ में इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार ने जो जोड़ा है वो ये कि जो उसके मददगार हैं, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है, फेंस कूद के आ रहा है, सुरंग से आ रहा है या किसी और माध्यम से भारत में आ रहा है, क्योंकि सीमाएं मिली हुई है हर एक जगह, बारकेडिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें उसको जिस प्रकार से वो आ रहा है, यहाँ पे दस्तावेज बनवा रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो बनवा रहा है, उसको जो बनाने में मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। तो ये मैंने आपको दोनों बात क्लियर कर दी। SIR कोई टूल नहीं है जिससे हम रिपोर्ट कर पाए, पर हाँ, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 निश्चित रूप से एक टूल है जिसमें हम इनको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं और इन पर रोक भी लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सरलता से आपने हमें समझाया। मेरा अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित रहेगा। इसको करना इतना हो, तो मेरा अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित रहेगा कि अभी हमने देखा आज से 2-3 साल पहले भारत में NRC की डिमांड उठी, तो वो NRC सफल नहीं हो पाई, भारत में नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन नहीं बन पाया। तो उसके सफल ना होने के आप मुख्य कारण क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि वो उसके इम्प्लीमेंट होने में क्या अड़चनें रहीं? देखिए, NRC भारत में सफल इसलिए नहीं हो पाया, एक क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और ऑलमोस्ट 7 और कंट्रियों से भारत घिरा हुआ है। जी, घुसपैठ 1970 से आसाम में बांग्लादेश के निर्माण के बाद बहुत सारे अप्रवासी जो है भारत में आके घुस गए अवैध रूप से, तो उन्होंने कागज अपने मजबूत बनवा लिए। उनके पास तब
तक के कागज हैं जो वोटर कार्ड उनका बन गया, वोटर कार्ड से मतलब पहले वोटर कार्ड नहीं होता था तो उनका परिवार रजिस्टर में नाम जुड़ गया, ग्राम पंचायत में उनके नाम जुड़ गए, उनके नाम जगह खरीद ली उन्होंने। तो जो एनआरसी का जो टूल था वो आज से 20 साल पहले या मैं कहूं 1990 में बहुत प्रासंगिक हो सकता था, पर अब धीरे धीरे घुसपैठ इस कदर बढ़ी कि एनआरसी जो है अप्रासंगिक हो गया, साथ में इसमें इसका क्रियान्वयन जो है बहुत ही कमजोर रहा, न्यायिक अड़चने भी इसमें बहुत रही। तो एनआरसी जिस प्रभावी रूप से जो काम करना, हालांकि एनआरसी के ऊपर भी बहुत शोर हुआ, शाहीन बाग में लोग बैठे, सभी कर बैठे कि ये है, जबकि एनआरसी केवल पहचान का वो था कि रजिस्टर में एंट्री होने की बात थी, नेशनल रजिस्टर बनना था। बिल्कुल। तो उसके बाद भी एनआरसी का रोल इस कारण से नहीं मजबूत बन पाया क्योंकि उसके अंदर तो एक तो ब्यूरोक्रेट्स ने उसका क्रियान्वयन जो इम्प्लीमेंटेशन है पुअर रहा, और साथ के साथ जो न्यायिक व्यवस्था लचर रही कि कभी हाई कोर्ट में लग रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट में लग रही है, कभी कहीं रोक दिया गया और कभी कहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों के पास, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनके बाबा दादा परदादा पुरखे आजादी से बहुत 1800 से पहले के भारत में रह रहे हैं, उनके पास वो दस्तावेज नहीं थे जो भारत में घुसपैठियों ने आके 1970 के बाद बना लिए थे। तो इस वजह से एनआरसी जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया। पर हाँ, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट है, अगर उसका क्रियान्वयन प्रॉपर हुआ और सरकार ने सख्ती से उसको करा तो भारत को अच्छे उत्साही रिजल्ट्स मिलेंगे, जो भारत के विकास के लिए, जो मोदी जी का विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 का, उसके आसपास पहुंचाने में उपयोगी होंगे। क्योंकि भारत के विकास के लिए भारत के प्रमुख संसाधन और सभी संसाधनों में जो भारत का नागरिक है उस पे उसका अधिकार है, सर्वप्रथम अधिकार उसका है। जी एक सर, इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि क्या आप एनआरसी के सफल ना होने को भारत की भ्रष्टाचार की जो प्रणाली है उसमें भी आपको इसका रोल देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है और भ्रष्टाचार भारत के रूट के अंदर बसा हुआ है, केवल भारत में नहीं है, ये विश्व की समस्या है। और निश्चित रूप से एनआरसी जो अप्रभावी हुआ उसके अंदर भ्रष्टाचार भी एक मुख्य कारण है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लोगों के जो और कंट्रीज में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार दो तरीके का होता है, एक तो भ्रष्टाचार और देशद्रोह साथ में, एक भ्रष्टाचार परंतु राष्ट्रवाद। क्यों जितनी भी पार्टियां हैं किसी को दूध की जगह नहीं कह सकते, राष्ट्रवादी और भ्रष्टाचारी और एक गद्दार या देशद्रोही और भ्रष्टाचारी, तो किसी को एक को चुनना होगा तो आदमी राष्ट्रवादी भ्रष्टाचारी को चुनेगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न रहेगा संबंधित, जो भारत में हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज गति से भारत में डेमोग्राफी बदल रही है और हिंदू जो जनसंख्या है भारत की वो 9 राज्यों में वर्तमान में अल्पसंख्यक बन चुकी है। तो इस ट्रेंड को अगर देखा जाए, यही कंटिन्यू ट्रेंड होता है, तो आगे आने वाले 20 वर्षों में आप भारत की डेमोग्राफी को कैसे देखते हैं और हिंदू जो जनमानस है उसको आप किस स्थिति में खड़ा पाते हैं आज से 20 साल बाद? ही मेरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंजेस बहुत तेजी से हो रहा है। 9 राज्य, 200 जिलों और 750 तहसील में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, और जिसका प्रभाव, जैसे पहले बताया, घुसपैठ के कारण ये बहुत तेजी से बढ़ा है। ये केवल एक भावनात्मक प्रश्न नहीं है, ये संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न भी है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 20 साल में अगर यही इसी रफ्तार से सब कुछ चलता रहा, मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, तो अगर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ या बराबर का भी हुआ तो ये समझ लीजिए कि जिस संविधान की हम दुहाई देते हैं, जिस न्यायालय के ऊपर गर्व करते हैं, वो सब जो है गौण साबित होगा और उसका कोई बहुत औचित्य नहीं रहेगा। तो इसका आप क्या समाधान देते हैं कि वर्तमान में हमें कैसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे हम इसका समाधान निकाल सकें?
देखिए, डेमोग्राफी चेंजेस को बहुत इंटेंसिव तरीके से देखना चाहिए जी और उसके ऊपर कड़े प्रावधान लगाने चाहिए। जैसे अभी 2025 का एक्ट जो आया है, जी जिसके बारे में अभी विस्तृत चर्चा भी की है, बिल्कुल। तो उसके माध्यम से और साथ जो चाइना भारत से 3 गुना बड़ा है, पर जनसंख्या के मुकाबले में भारत चाइना से आगे है। जी जब तक हम संसाधन इतने इकट्ठे करते हैं, जनसंख्या उससे ज्यादा हो जाती है। जब तक जनसंख्या के ऊपर कोई व्यापक नीति नहीं आएगी, किसी भी तरीके से 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, या जो भी, हम 4 हमारे 40, वो नीति से बात नहीं बनने वाली। सरकार सबके लिए 150 करोड़ लोगों के लिए ना तो कोई भी सरकार नौकरी दे सकती है, ना इतना संसाधन दे सकती है। जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे, जनसंख्या पर कोई नीति नहीं बनेगी। आप कह देंगे जनसंख्या पर नीति कैसे बनाए? मैं कह रहा हूं, अगर जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, उसको सभी बैंक, सभी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं, कोई लोन नहीं, कोई फ्री एजुकेशन नहीं, कोई फ्री इलाज नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, जी सब बंद कर दी जाए। उसकी कोई वोटिंग राइट नहीं, सबसे बड़ी बात है वोटिंग राइट उसका बंद कर दिया जाए। जी तो देखिए, मैं समझता हूं कि अगले 20 साल में सब कुछ भारत जो विकसित देश का जो 2047 में 2037 में पूरा कर लेगा। जी धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा, जी, क्या आपको लगता है कि भारत के जो वर्तमान में कानून है वो कुछ कमज़ोर या लचीले हो गए हैं, जिसकी वजह से आज हम जो परिस्थिति जो हम जहाँ देखते हैं भारत को खड़ा हुआ, तो आपका क्या मत रहेगा इसमें? जैसे मैंने अभी कहा कि चीन में धरने प्रदर्शन नहीं होते, चीन में सैनिकों के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जाते, जी चीन में किसी किसान नीति के ऊपर आंदोलन नहीं होते, चीन में किसी को उखाड़ के नहीं फेंका जाता, किसी को मारा नहीं जाता, किसी इस तरीके से नहीं होता। तो निश्चित रूप से भारत के कानून लचीले हैं और प्रवर्तन बहुत कमजोर है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, अभी एक व्यक्ति को 43 साल बेचारा जेल में रह के आया, 103 वर्ष की आयु में उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। तो उसने वो जब 63 साल का जब वो जेल में गया था, उससे पहले 10 साल उसने लड़ाई लड़ी होगी जिला न्यायालय में, तो उसके बाद उसको 43 साल बाद उसको न्याय मिला, अपील की 43 साल बाद। तो उसके 43 साल तो मतलब 103 साल तो भगवान ने उसको इतनी बड़ी ऊपर वाले ने उम्र की तो जी गया, नहीं तो जेल में मर जाता। तो कानून का प्रवर्तन जो है बहुत कमजोर है, घटिया कानून है। जजों के घर में पैसे मिलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक जज जो है आस्था के लिए हिंदू जो एक ट्रेडिशन है उस पे दीप प्रज्वलन का पहाड़ के ऊपर ऑर्डर को अलाउ कर देता है, तो उसके ऊपर विपक्षी दल जो है महाभियोग लाने की तैयारी करते हैं, प्रॉपर महाभियोग का प्रस्ताव दे देते हैं स्पीकर को। तो ये भारत के अंदर बहुत गलत प्रथा है और कानून निश्चित रूप से कमजोर है और साथ में उनका प्रवर्तन कमजोर है। सजा नहीं मिलती, लोग बरी होते हैं और उनकी जिंदगी कोर्ट कचहरी में बीत जाती है। साथ में संविधान के जो अप्रासंगिक अनुच्छेद हैं उनको हटाना चाहिए, संविधान की पुनरीक्षण होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए और नई तरीके से उसका पुनर्लेखन होना चाहिए, जिससे कि सिंगापुर में नहीं होते धरने प्रदर्शन, सिंगापुर में कोई ऐसे देश विरोधी कार्य नहीं होते, दुबई में नहीं होते, आपके चाइना में नहीं होते। तो उन सबसे हमें सीखना भी चाहिए। धन्यवाद सर। जी सर, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि आज के समय हम देख रहे हैं भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद और अब कन्वर्जन जिहाद, और साथ में इसके जो अवैध रूप से घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं वो अलग। तो इन सब के संबंध में आपका हम मत जानना चाहेंगे कि आप क्या सुझाव देते हैं और कैसे हम इन समस्या से निपट सकते हैं। देखिए, कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि कानून की दृष्टि में इन शब्दों की कोई बहुत महत्वता नहीं है, बहुत बड़ी व्याख्या नहीं दी गई है। आपने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, कन्वर्जन जिहाद या घुसपैठ, ये निश्चित रूप से पूरे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं और सरकार किसी की भी रही हो, कोई व्यापक
कानून, कोई व्यापक नीति इसके ऊपर नहीं बनाई गई है, परंतु हमें आने वाले भविष्य को देखते हुए इसके ऊपर प्रभावी ढंग से कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, जिससे पूरे भारत की अखंडता, एकता को व्यापक खतरा है। अब लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, लैंड जिहाद कैसे, जितनी भी रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन के दोनों तरफ लैंड जिहाद फर्जी तरीके से दरगाह कवर वगैरह बनाकर, जो है पीर मजार बनाकर जगह घेरी हुई है, पहाड़ों में जगह घेर ली है, तो ये लैंड जिहाद है। जनसंख्या जिहाद मैंने आपको बता दिया, 4 शादी 40 बच्चे, संख्या का बल है। वैसे तो जनसंख्या कोई कानून की उसमें वो नहीं है, परंतु जब तुम्हारा संख्या बल अधिक होगा तो जिसका संख्या बल अधिक, उसकी बात भी अधिक महत्व करती है। बिल्कुल सरल शब्दों में कहूंगा मैं। जी धन्यवाद। सीमा पार से अवैध जो घुसपैठ है उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो जी रुक जाएगी तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस विषय में कि जैसे कानून है भारत में भी जी, पर चीन में क्यों नहीं ड्रामा होता ऐसा पत्थरबाजी का, चीन में क्यों धरने प्रदर्शन नहीं होते, ये सब चीजें भी हमें देखनी चाहिए। ये भी सोचने का विषय है। जी ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा अगला रैपिड फायर प्रश्न आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है ऐसे भारत में कौन कौन सी भारत विरोधी ताकतें हैं जो भारत को अंदर से कमजोर कर रही हैं, अगर आप उस पर प्रकाश डाल सकें। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी देखिए, भारत के अंदर मैं समझता हूँ 6-7 ऐसे विचारधारा हैं जो भारत को दीमक की तरह खोखला कर रही है। नंबर 1, जो वामपंथी और साइडोसेक्युलरिज्म, नक्सलवाद, माओवाद और साइडो फेमिनिज्म, ये लोग क्या करते हैं, प्ले कार्ड लेके स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें पढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये एक पर्टिकुलर एक जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है मदरसों में, इनको सेपरेटिस्ट की भावना इनके अंदर पैदा की जाती है, इनको फिर एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, बाद में इनको टेररिस्ट बनाया जाता है। नंबर 3, इंटरनेशनल पावर, जिससे जो चाहती है कि भारत के अंदर सिविल वॉर हो, ऐसी फोर्ड फाउंडेशन जैसी और बहुत सारी यूरोप और अमेरिकन है कंपनियां नहीं चाहती भारत की जो जीडीपी जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से जिस रेस में जिस ट्रैक पे वो तेजी से दौड़ रहा है, उसको कैसे कैसे डिस्टर्ब करा जाए। नंबर 4, विधर्मी राजनीतिक दल और साथ में सेकुलर ड्वेल स्टैंडर्ड हिंदू, जिनका काम ही भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुषों का अपमान करना, विरोध करना है। और सत्ता के लिए वो किसी भी दिशा और दशा में मुड़ सकते हैं। 5वां, जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, जैसे प्रोफेसर हुए, जिनकी मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि वो चाहते हैं कि भारत को किसी तरीके से बर्बाद किया जाए। नंबर 6, वो चाहे मूवी के माध्यम से कर रहे हो, पहले मूवी के माध्यम से अब कुछ अच्छी मूवीज आनी शुरू हुई हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। मैं किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, आप सब जानते हैं। छठा है कॉर्पोरेट माफिया, ब्रांड डिसीज, मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कॉर्पोरेट के माफिया ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे ब्रांड बना रहे हैं, ऐसे ऐसे, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे किसी भी फाइनेंशियल फील्ड में हो, कि वो चाहते हैं कि भारत को इतनी इस तरीके से निचोड़ दे आम आदमी को कि वो मजबूर हो हमारे पास ही आने के लिए और हमारे पास पिसने के लिए, और उसको पीस पीस के उसका जूस निकाल दिया जाए। जी। छठा और 7वां जो है मेन, जिसे आप सब जानते हैं, कन्वर्जन माफिया है। कन्वर्जन माफिया जो है कुछ जिहादी लोग हैं, कुछ जो है दावत वाले लोग हैं, कुछ जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उसके अंदर बड़े पैमाने पे कन्वर्जन किया है राइस बैग के द्वारा। तुम यार पढ़ाई कराओ, तुम एजुकेशन दो, सब कुछ दो, पर तुम ये मत कहो ना कि तुम फला धर्म अपना लो, फला मजहब अपना लो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये 7 जो मैंने आपको बताया, ये
राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। सर अब हमारा अगला राउंड रैपिड फायर का रहेगा। जी उसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और आप उन प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देने का प्रयास कीजिएगा। सर मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि बांग्लादेश में अभी जो हम देख रहे हैं पीछे कुछ घटनाएं घटी, जैसे अभी दीपू दास जी की बर्बरतापूर्ण हत्या की गई, तो इस विषय में आप कैसे देखते हैं और आप इसका क्या समाधान देखते हैं, इसका क्या कारण रहे इसके पीछे? देखिए, बांग्लादेश का प्रश्न नहीं है, जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे ये ट्रेंड है और उनकी कोई गलती नहीं है। दे फॉलो देयर फंडामेंटल, दे आर द फंडामेंटलिस्ट, और जो उनका फंडामेंटल कहता है वो ये कर रहे हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो हमें तो क्रोध है, हमें आक्रोश है, ये हमारे देश के अंदर जब तक साइको लोग, जिसे कहना चाहिए सीडियो सेकुलर, छदम जो सेकुलर लोग हैं, जब तक रहेंगे तब तक ये ना भारत के आवाज उठाने देंगे और ना इसके ऊपर कोई कार्य करने देंगे आगे। जी धन्यवाद सर। सर मेरा अगला रैपिड फायर प्रश्न रहेगा कि आज की जो वर्तमान भारत की सरकार है उसको आप कैसे रेट करते हैं और उनके कार्य को कैसे समीक्षा करते हैं? देखिए, अगर इकोनॉमिक सेक्टर को देखा जाए जी तो जो ग्रोथ है उसको मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। जी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस है वो थोड़ा डाउनवर्ड है, गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, वो 3 आउट ऑफ 10। हैप्पीनेस कोशेंट इट इज गुड, इट इज आई थिंक 9 आउट ऑफ 10। और करप्शन जो है, पहले ही मैंने अभी जिक्र किया इस वीडियो में, करप्शन जब से गांधी हटे हैं गवर्नमेंट से थोड़ा लेस है, करप्शन है पर फिर भी 7 आउट ऑफ 10। और वेलफेयर थिंग 10 आउट ऑफ 10। इंटरनल सिक्योरिटी 9 आउट ऑफ 10। एक्सटर्नल अफेयर 9 आउट ऑफ 10। और जो 370 का एबोग्रेशन किया है सरकार ने और जो नैरेटिव सेट किया है वो आई थिंक 9 आउट ऑफ 10। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और हम भविष्य में भी यही आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार आप हमें समय देंगे। जरूर। तो दर्शकों, यही था आज के लिए हमारा विशेष चर्चा श्री चंद्रशेखर जी के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। और आप सभी से हमारा आग्रह रहेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय भारत, धन्यवाद।